सुख और देवांश आप मिस किए हैं 3 क्लासेस, तो तीनों क्लासेस एंड ऋषित। हेलो प्रियम, अब मैं दूं 5 मिनट और दूं? चुप होना होगा, एकदम 100% चुप होना होगा। तो 3 क्लासेस में हम लोगों ने बात क्या क्या की है? हमने बात की है बेसिक नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट्स की, जिसमें 2 क्लास तो नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट्स के बारे में थी, डेफिनेशन एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, और तीसरा क्लास था नेशनल इनकम एग्रीगेट्स का, जहाँ पे हम लोगों ने जीडीपी एट एमपी, जीएनपी एट एमपी, एनएनपी एट एमपी, एफसी, ये सारी चीज़ों के बारे में बात किया। अब गुड न्यूज़ बैड न्यूज़ आपके लिए ये है कि ये करना तो है वापस से, पर गुड न्यूज़ ये है कि आज का डिस्कशन के लिए पास्ट का नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है। जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो नेशनल इनकम का नया चैप्टर है, नेशनल इनकम ही चलेगा अभी, पर नेशनल इनकम के 3 चैप्टर हैं, 2 हम लोग किए हैं, आज तीसरा जो सबसे बड़ा चैप्टर है स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें 6 मार्क्स आते हैं इस चैप्टर से, और बाकी के दोनों को मिला के 2 मार्क है, समझ रहे? तो यू कैन अंडरस्टैंड कितना बड़ा चैप्टर है। सो टाइम लगेगा, बोलो। क्या इशू है इसमें? नहीं समझ आ रहा कैसे करें। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब शेयर कैपिटल, और वो दे दिया है नॉन करेंट एसेट दे दिया है, तो नॉन करेंट एसेट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कर देंगे तो वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। कैसे CA माइनस CL? एनसीए सीए माइनस सीएल कैपिटल एम्प्लॉयड। ओ हाँ ठीक है, समझ गए हो जाएगा। चलिए, बात एकदम नहीं होना, आज का चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट भी है। दी ओनली थिंग सुख दैट यू नीड फॉर टुडे इज नेशनल इनकम का डेफिनेशन। और नेशनल इनकम का डेफिनेशन चाहे हम लोग कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे ना, नेशनल इनकम को हमेशा रिवाइज करने से पहले नेशनल इनकम का डेफिनेशन पक्का बात करेंगे। नेशनल इनकम इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स वेदर इनसाइड और आउटसाइड द कंट्री इन 1 फिस्कल ईयर। तो घूम फिर कर ना सेल ना सप्लाई, घूम फिर के नेशनल इनकम का मतलब कितना देश में सामान बना। $3 ट्रिलियन इकोनॉमी बोल रहे हैं हम लोगों को, मतलब उसका समझिए कि देश में $3 ट्रिलियन के सामान बनते हैं। जब सामान बनते हैं इसका मतलब है $3 ट्रिलियन का इनकम जनरेट होता है, $3 ट्रिलियन के जॉब्स क्रिएट होते हैं। क्योंकि सामान बनाने के लिए आपको क्या चाहिए इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो अगर $3 ट्रिलियन वर्थ गुड्स बना है, हाय ना में जवाब दीजिए वो $3 ट्रिलियन में है क्या क्या? लैंड का रेंट है, लेबर का वेजेस है, कैपिटल का इंटरेस्ट है, और एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट है। घुमा फिरा के अगर आपको कोई बोले ये चेयर 1400 रुपया का है, इस 1400 का ब्रेकअप क्या है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। घुमा फिरा के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स में तो 4 ही हैं। अकाउंट्स में 36,000 बोलते हैं हम लोग, सैलरी पेड, कैरेज आउटवर्ड, बैड डेट। इकोनॉमिक्स इज ओनली 4 थिंग्स: रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट। इफ यू एड अप 1400 of the chair's cost, you will get the value of production or the value of employment. It's the same thing. So a lot of students have this question, भैया निकालते कैसे हैं नेशनल इनकम? ये जो बोलते हैं हम लोग $3 ट्रिलियन, $5 ट्रिलियन, यूएस इज लार्जेस्ट नेशनल इनकम इन द वर्ल्ड, आता कैसे है? मेजरमेंट का क्या है? सबसे पहले तो ये समझिए इसको निकालता कौन है। कोई देश में भारत अपना नेशनल इनकम नहीं निकाल सकता है ना। इट इज़ लाइक हम ही आंसर लिखेंगे और हम ही चेक करेंगे, तब तो हमको 100 on 100 ही आएगा, है ना। इफ आई राइट द आंसर एंड आई करेक्ट, सो वी हैव टू हैव एन इंडिपेंडेंट बॉडी। दिस इंडिपेंडेंट बॉडी इज कॉल्ड द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये इंडिया में ही अपॉइंट होते हैं, पर ये इंडियन गवर्नमेंट से इनका कोई लेना देना नहीं है। इनका काम डेडिकेटेडली क्वार्टरली, क्योंकि हर देश में नेशनल इनकम हर 3 महीने का निकलता है। हम लोग तो 1 साल के डेफिनेशन का बोलते हैं, 4 क्वार्टर को ऐड कर देते हैं। 1 साल में 4 क्वार्टर होता है, तो अप्रैल में जून के क्वार्टर का नेशनल इनकम ऐड किए, जुलाई अगस्त सितंबर का प्रोडक्शन ऐड किए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का प्रोडक्शन ऐड किए, जन फेब मार्च का प्रोडक्शन ऐड किए। ये चारों क्वार्टर का प्रोडक्शन जब ऐड होगा तो नेशनल इनकम आएगा। तो नेशनल इनकम निकालने के भी 3 तरीके हैं।
पहला तरीका जो है आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली कंप्लीट भी करेंगे, इज कॉल्ड इनकम मेथड। क्या बाकी था सर? कितना लिखे थे हम लोग? 3 ही लिखेंगे आज, 3 ही करेंगे। बाद में हम आपको ये चैप्टर के बाद जब हमारा ये हो जाएगा उसके बाद पढ़ाएंगे। तो इनकम मेथड में बोलिए ना, देखिए क्या है, थोड़ा सा डिबेटेबल इशू है। लास्ट ईयर नहीं था, इस साल के बोर्ड पेपर में क्वेश्चन आया। आप चांस लेना चाहेंगे? बोर्ड के पेपर में सर 1 मार्क ही आया, पर आया। इफ सेविंग्स इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, पेपर भी इधर ही होगा, सीबीएसई का आता है। सीबीएसई में कोई ना, आई एम सॉरी टू से, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कुछ नहीं कर पाएंगे आप कि अरे ये तो बोले थे नहीं था सिलेबस में। हमारा काम क्या है, जो भी बॉर्डर लाइन चीज़ है वो कर लेने का। नहीं आए तो अच्छा, आ गया तो प्रिपेयर्ड रहेंगे। तो इनकम मेथड निकालने के लिए या इनकम मेथड को समझने के लिए पहले हम लोग को ये समझना है कि व्हाट आर द 4 फैक्टर्स ऑफ इनकम या 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कौन कौन से हैं आदित्य? लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। और एक और क्या बोल रहे थे, तब से आप तड़प रहे थे लेबर के लिए। सही बात है ना? एक तो लेबर बेचारा 4 बार बोल दिया, लेबर लिखो यार, लेबर लिखो। हाँ लिख रहे हैं, पर एक कारण से देवांश लेबर को लास्ट में लिखे हैं। एक चीज, वेरी गुड आंसर, पर वो माइक्रो का आंसर। इट्स अ वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। दे आर फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड दिस इज अ वेरिएबल फैक्टर। एक्सीलेंट ऑब्जर्वेशन। बट वो कौन से कॉन्सेप्ट है वर्ने का, और आप वो छोड़ कर आए हैं अब, है ना? अब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में, पर तो भी डिवीजन किस बेसिस पे है? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा आदित्य। ये लैंड, कैपिटल, ओनर तीनों मालिक ही कहलाते हैं। जमीन क्या ओनर ही होता है, कैपिटल प्रोवाइडर भी ओनर होता है, और ओनर तो ओनर ही होता है। तो इन तीनों का क्लबिंग जो है वो इस बेसिस पे है दैट दे आर द ओनर्स ऑफ प्रोडक्शन। वेदर दे आर द ओनर ऑफ द बिजनेस, दैट इज व्हाट आई एम नॉट सेइंग। आई एम सेइंग दैट इफ यू हैव प्रॉपर्टी, यू आर द ओनर ऑफ लैंड, बट विद दिस you are hired help. You are not the owner, you are an outsider. In this case, what they have done, they have segregated the ownership. बोला ओनर्स को अलग रखो, एम्प्लॉयज को अलग रखो, मालिक अलग, एम्प्लॉय अलग। तो ये मालिक की कैटेगरी है और ये एम्प्लॉय की कैटेगरी है। हाँ ना में जवाब दीजिए। अगर मैं पूरे देश का वेजेस जोड़ दूं, पूरे देश का रेंट जोड़ दूं, पूरे देश का इंटरेस्ट जोड़ दूं और पूरे देश की सारी कंपनीज का प्रॉफिट जोड़ दूं, हाँ ना में जवाब दीजिए, प्रोडक्शन की वैल्यू आ जानी चाहिए। पर सौरभ, टेल मी अ प्रैक्टिकल डिफिकल्टी दैट व्हाई इन द वर्ल्ड नो कंट्री कैन एवर ऑप्ट फॉर इनकम मेथड। और कुछ भैया, कोई आदमी अपना सच्चा इनकम तो बताता ही नहीं है, अनलेस आप एम्प्लॉय हैं जहां टीडीएस कट के आता है। अदरवाइज 99% लोग इवेड करते हैं, है ना? तो ये निकालने के लिए क्या लगेगा? टैक्स फाइल रिटर्न्स। आधे से ज़्यादा लोग तो रिटर्न ही नहीं फाइल करते हैं, और जो करते हैं वो गलत करते हैं। ये तो डीमोनेटाइजेशन होता नहीं ना अगर ऐसा होता कि ब्लैक मनी नहीं है। ये तो ऑब्वियस सा बात है, और सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड देयर इज इवेजन का कॉन्सेप्ट एवरीवेयर। हाँ, it might not be so easy like it is in India, but otherwise evasion happens everywhere. So practically it is not possible to find this out, but theoretically it is, and we are going to be doing this chapter theoretically first. So ये first method रहेगा जहाँ हम लेबर की इनकम्स को अगर जोड़ दें, इनकी इनकम्स को हम जोड़ दें, तो हमको नेशनल इनकम आ जाएगा। तो आपका पहला हेडिंग होगा कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। लिखिए, कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। समझ में आ रहा है सुख आपको?
जिसमें से पार्ट 1 या स्टेप 1 के हिसाब से कंप्यूटेशन ऑफ, ये नाम को समझते हैं, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। मेरा ना फेवरेट लैंग्वेज अगर आप पूछे ना वो हिंदी है, पर हमको इंग्लिश में भी ना बहुत मज़ा आता है, सच बता रहे हैं। इंग्लिश में कोई भी चीज़ को अगर फैंसी करना है ना तो उसका भाषा बदल दो, थोड़ा सा लगेगा वाह यार, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, थोड़ा सा 2 मिनट दिमाग लगाओ, सैलरी है भाई, नाम तुम फैंसी ले दिए, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है क्या? सैलरी तो है। क्या कॉम्पनसेशन देते हैं आप अपना एम्प्लॉय को? वेजेस एंड सैलरी। हाँ, बट अब इसका नाम बदल दिए हैं, COE। अब COE बोलते बोलते क्या होता है अर्शप्रीत, हम आपको सच बता रहे हैं, कुछ बच्चा लोग इसको बोलता है कंजम्पशन ऑफ एम्प्लॉयज। क्यों एम्प्लॉय को आप खाएंगे, है ना? या आप एम्प्लॉय का कंजम्पशन क्यों गिनेंगे कि आज कितना कचौड़ी खा के आए? नहीं, इट डज नॉट मेक सेंस। इट इज कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, राइट? Mahit, you have domestic help at home, so the money that you pay to them is their common language is salary, but basically what is this? Compensation of employees. But compensation of employees में you have to first understand it is not going to be just the cash. I have to speak to someone who has a 24-hour domestic maid नहीं बोल सकते, sorry, domestic help at home. आपके घर पे हैं, नानी घर पे हैं, या आप मेरे घर पे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ, वो 24 घंटे हमारे घर में ही रहती हैं, मतलब वो फैमिली मेम्बर है, हम तो आपको पहले भी बताए थे शायद इसके बारे में। अब उनका सैलरी जो है वो 15,000 रुपया महीना है, ठीक है? शी इज़ वर्किंग, मतलब और नॉट वर्किंग, बट शी इज़ विद अस थ्रू आउट द डे एंड नाइट। यहाँ पे ऊपर आके वो सोती हैं जब अपनी क्लास वास ख़त्म हो जाता है। अब उनका सैलरी 15,000 नहीं है, यही हम अपने मम्मी पापा को समझाते हैं, है ना? मेरे घर में वो 3 मील्स खाती हैं। और देखिए, पहले ना हमको चिंदी मत समझिएगा, हम नहीं बोल रहे खाना मत दो, हम बोल रहे हैं कि जब खाना दे रहे हो तो सैलरी समझ के दो, कि आप उनको अकोमोडेशन का सर्विस दे रहे हैं, आप उनको घर दे रहे हैं रहने के लिए। मेरी मम्मी ना कभी कभी उनको साड़ी वाड़ी भी देती हैं, मेरी मम्मी उनको सामान देती हैं, खाना देती हैं। जब भी हम सैलरी की बात करेंगे या कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ की बात करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू बी जस्ट टॉकिंग अबाउट द मनी पेड इन कैश, वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट एनी बेनिफिट दैट द एम्प्लॉयर गिव्स टू द एम्प्लॉय फॉर गिविंग सर्विसेज। आप किस भी नाम से अपने एम्प्लॉय को रेम्यूनरेट करते हैं, मैटर नहीं करता है। मतलब एक तो प्रॉब्लम है हिंदी पिक्चर का, हिंदी पिक्चर आते से आते इकोनॉमिक्स ख़राब किया। पुराना पिक्चर वगैरह देखे होंगे अगर आप, तो एम्प्लॉय जाता है मालिक के पास, मालिक बोलता है आज की पगार ये लो और जाओ। इट डजंट वर्क लाइक दैट। यू हैव अ ब्रेकअप ऑफ अ सैलरी। देयर इज समथिंग कॉल्ड अ बेसिक सैलरी, देयर इज समथिंग कॉल्ड अ डियरनेस अलाउंस, देयर इज समथिंग कॉल्ड हाउस रेंट अलाउंस, देयर इज समथिंग कॉल्ड ट्रैवल अलाउंस, there is something called rent free accommodation, there are million things. Like for example, if you have parents, sisters, brothers who have a job, मतलब जॉब समझ रहे हैं, काम करते हैं, तो उनका ना एक चीज़ होता है, जब किसी से उनसे पूछा जाता है भाई तुम्हारा सैलरी कितना है, तो वो 2 आंसर देते हैं। एक बोलते हैं पैकेज कितना है और एक बोलते हैं इन हैंड कितना आता है। So we need to understand that when we are going to refer to COE, we are going to be looking at the package. We are common HR भाषा में, anybody is parents into human resource, it's called CTC, cost to company. इस एम्प्लॉई को रखने का मेरे को कॉस्ट क्या पड़ता है? देखिए, जो कैश में सैलरी दे रहे हैं वो तो सैलरी है ही है, पर अगर आप उसको गाड़ी दिए हैं, उसको लैपटॉप दिए हैं, उसको घर दिए हैं रहने का, ये सब चीज़ का भी वैल्यू आपको सैलरी में इंक्लूड करना पड़ेगा। वॉट एवर द एम्प्लॉयर हैज गिवन टू द एम्प्लॉय, वॉट एवर, बाय एनी नेम, एक्सेप्ट फॉर 5 थिंग्स। 5 चीज को छोड़कर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कुछ भी दे, वो COE है। भैया पहले बताइए वो 5 चीज क्या है, क्योंकि हम लोग क्या नहीं है उसका लिस्ट छोटा है,
5 चीज नहीं है, जो है वो तो अनलिमिटेड है। बेसिक डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस, कोई भी अलाउंस, रेम्यूनरेशन, सैलरी, किसी भी नाम से हो, नहीं मैटर करता है, बस 5 चीज आपको नहीं देना है। पहले लिखिए, COE इज द अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन वेदर इन कैश और काइंड। COE refers to the compensation whether in cash or kind given by the employer to the employee, whether in cash, within नहीं, whether और काइंड मतलब बोलता नहीं है पर्क, आप लोग में से कोई बोलता है पर्क है, बहुत पर्क्स है, पर्क शब्द ही नहीं है कोई, इट कम्स फ्रॉम द वर्ड परक्विजिट। परक्विजिट का मतलब होता है बेनिफिट्स इन काइंड। आप बिलीव करिए नहीं करिए प्रतीक, ये सब कुछ टैक्सेबल होता है। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको गाड़ी यूज करने के लिए दे रहा है, कंपनी की ड्राइवर दे रहा है, उस ड्राइवर की सैलरी आपके पैकेज का पार्ट है, फ्री में कुछ नहीं है। मेरे मामा ना, हम हमेशा बहुत बोस्ट करते हैं, देखिए मामा लोग का ना इंपॉर्टेंस बहुत होता है ना। आई डोंट नो सच है कि नहीं। हाँ, कम संबंध, देखो ना हालत, अभी तो एकदम नहीं हो पाएगा मोनल, इट इज नॉट पॉसिबल। सो एज आई वाज सेइंग कि मेरे मामा जो है ना, वो मतलब अभी तो रिटायर कर गए हैं, पर 2 साल पहले तक मेरे मामा जो हैं वो IDFC बैंक के CFO थे, मतलब बिग पर्सन। अब उनका सैलरी अगर आप इंटरनेट में ही देख लीजिए 1.5 करोड़ के आसपास था। ठीक है, ये तो ओपन फिगर होता है ना, क्योंकि लिस्टेड कंपनी में जो जितने भी मैनेजरल रेम्यूनरेशन होते हैं वो कंपनी को डिस्क्लोज करने पड़ते हैं कि कौन लोगों को सबसे हाईएस्ट सैलरी मिलती है, वो बताना पड़ता है। तो वो ही इज द पर्सन हु साइंस द बैलेंस शीट ऑफ IDFC बैंक। CFO विल साइन द बैलेंस शीट। तो हुआ क्या, उनका 1.5 करोड़ का पैकेज, अगर आप उनसे बात करें, सर वो मुंबई में रहते हैं, IDFC बैंक ने उनको एक घर दिया है 47th फ्लोर पे, एकदम प्राइम लोकेशन पे, जिसका भाड़ा महीना का अराउंड 2.5 लाख रुपया है। तो लगभग सोचिए कितना हो गया, 2.5 लाख इंटू 12 अप्रोक्सीमेटली 30 लाख रुपया तो खाली सैलरी में से, 1.5 करोड़ की सैलरी में से उनका रेंट है। फिर एक गाड़ी मिली उनको, होंडा CRV में, एक तो वो मिला शॉफर समझते हैं, नॉर्मल ड्राइवर होता है चिंजी ड्राइवर, और एक होता है वो कैप वूप पहन के आएगा, वो होता है शॉफर। उनकी सैलरी मतलब कई बार कलकत्ता में अच्छा जॉब वाला लोग का उतना सैलरी नहीं होता है, 40-50 हज़ार रुपये उनका सैलरी था। फिर उनको सर गैस का फैसिलिटी नहीं रहता है मुंबई महाराष्ट्र में उतना, तो कंपनी गैस का कनेक्शन लगा के दिया, बोला महीना महीना हम पे करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल हम पे करेंगे। आपको क्या लगता है सब फ्री है? ये सब उनका सैलरी का पार्ट है, वो 1.5 करोड़ का हिस्सा है। जब भी कोई सैलरी डिटरमाइन करता है तो बोलता है कि CTC क्या आ रहा है, कॉस्ट टू कंपनी क्या आ रहा है ना। ये रीजन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज दैट आई ओनली नो 1 पर्सन हु इज इन अ जॉब, बाकी हमारे खानदान में सबका बिजनेस है। तो मेरे मामा ही एकमात्र हैं जिनका हम मतलब सैलरी स्लिप देखे तो नहीं है, पर उनसे बात कर रहे हैं, समझे हैं कि ये क्या होता है 1.5 करोड़ क्या, मतलब आप ऑफिस जाते हो बोलते हैं ये गड्डी ले भाई जा, 1.5 करोड़ रुपये एंजॉय कर, ऐसा होता है? तो बोलते बिल्कुल भी नहीं। एक पार्ट बेसिक सैलरी होता है, एक पार्ट अलाउंस होता है, एक पार्ट बोनस होता है, एक पार्ट ट्रैवल के लिए होता है, एक बहुत सारे ब्रेकअप्स होते हैं सैलरी में, और वो मिलाकर वो वैल्यू पे आता है। हमको वही वैल्यू चाहिए, वेदर इन कैश और इन काइंड। पर 5 चीज नहीं लेना है, 5 चीज नहीं लेना है। वो 5 चीज क्या है वो हम लोग अभी लिखेंगे। पहले लिखे कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज रेफर्स टू, क्या लिखे हैं? फॉर प्रोडक्टिव एक्टिविटी ऐड कर दीजिए बस उसमें, फॉर प्रोडक्टिव एक्टिविटी। बुझा रहा है सानवी हम क्या बोल रहे हैं? तो माहित पहला एक्सेप्शन लिखिए, एक्सेप्शंस ऑफ द COE या एक्सेप्शंस टू द COE, मतलब दीज थिंग्स विल नॉट बी इंक्लूडेड इन COE।
The following items are not included in the compensation of COE. Doable? Number 1, anything out of love and affection. तो जब हम PWC में काम करते थे ना, बहुत प्राउडली हम बता रहे हैं, हमको 3 साल में 2 साल तो बैक टू बैक आर्टिकल ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। और आर्टिकल ऑफ द ईयर के अवार्ड में ना वो लोग एक क्रॉस का पेन देता है। क्रॉस का पेन महंगा होता है यार, थोड़ा बड़ा कंपनी है, तो वो लोग मतलब 5-6 हज़ार का पेन होता था तो वो देता था। ये सैलरी नहीं है। अगर आप अपने एम्प्लॉय को प्यार से गिफ्ट करते हैं कुछ, अरे तुम्हारा बर्थडे है ये लो, हम लोग तो एक तो बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं बंद होता था ऑफिस में। हर दिन 3 बजे HR आके बोलती थी केक कटिंग, सब काम छोड़ के सब केक कटिंग में जाओ। ये तो सबसे दुनिया का सबसे खराब चीज़, हमको लगा शायद हम ही जॉब छोड़े होंगे इसके लिए। रोज 3 बजे किसका बर्थडे है यार? एवरी डे 365 दिन रोज बर्थडे। और वो नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते हम नहीं जाएंगे। चाहे तुम्हारा सीनियर तुमको मतलब खानदान एक कर दिया है, केक कटिंग में जाना होगा कि इतना बड़ा टीम बिल्डिंग एक्टिविटी है। पर भैया पॉइंट क्या आपका, उस केक कटिंग में भी ना कुछ गिफ्ट वगैरह दिया जाता था जिसका बर्थडे होता था। कोई भी चीज़ आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन अगर आप अपने एम्प्लॉय को देते हैं प्यार से, तो वो सैलरी का पार्ट नहीं कहलाएगा, है ना। मतलब परी, आर यू क्लोज विद द माशीज दैट हु कम्स टू योर हाउस? बिकॉज आई मतलब बोले ना, हम आपको बताए ना 25 साल से वो मेरे घर में है यार। हम 8 साल के थे जब वो ज्वाइन की थी। तो मतलब व्हेन यू स्टे विद अ पर्सन फॉर मोर देन 5 to 7 years ना, यू गेट यूज टू दैट पर्सन। तो हम लोग तो फैमिली मेम्बर ही मानते हैं, है ना। एंड अकॉर्डिंगली यू वुड नॉट बिलीव, हमको कभी कभी खुद ही मन करता है मासी को कुछ दे देने का कि अरे दीदी आप ये रखो, हम लोग के घर में यूज़ नहीं हो रहा है, आप रखो। ये सैलरी नहीं है रे, ये लव एंड अफेक्शन है। तो जब आप लव एंड अफेक्शन से किसी चीज़ को, कोई एम्प्लॉय को, वंशिका डू यू वांट टू स्टॉप और डू यू वांट टू गो होम? इट्स ओके इफ यू वांट टू गो होम। योग आपको भी जाना है, चले जाओ ना, हमको कोई दिक्कत नहीं है। सर पढ़ाने नहीं दोगे तो कैसे चलेगा? अगर आपको अपना मजाक करना है तो आप पहले अपना कर लो, फिर हम पढ़ा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट बी ऑन द सेम पेज एवरी टाइम, आई हैव टू से, हर बार। ये तो अनफेयर हो जाएगा ना यार। जो बच्चा सोचो पढ़ने आया है, आज ये पहली बार पढ़ने आई है, सोची होगी कि अच्छा पढ़ेंगे, आज 1500 रुपया ले रहा है, महंगा टीचर है। महंगा टीचर को तो मौका ही नहीं दे रहा है, वो तो खाली बोल रहा है चुप कर, चुप करे भाई, चुप करे भाई, चुप करे भाई, चुप कर। एट वन पॉइंट आई विल जस्ट हैव टू से दैट यू हैव टू डिसकंटिन्यू, और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, है ना। एट द एंड ऑफ द डे इट इज माई ब्रेड बटर। सोचो व्हाट इज एट स्टेक। आपका तो मस्ती है, 1.5 घंटा का आए, बातचीत करके चले गए। मेरा घर चलता है ना, सोचना है, दिस इज माई लाइवलीहुड एट स्टेक। इफ इट वुड बी एनीथिंग एल्स आई वुड नॉट बी सो स्ट्रिक्ट विथ यू एंड एनीथिंग। ये मेरा ब्रेड एंड बटर है। इट इज लाइक मी और योर मॉम और डैड गोइंग टू वर्क। दिस इज माई वर्क, दिस इज वॉट आई वर्शिप। सो अगर ये खराब या ये डिटोरिएट हो जाता है तो मेरा इनकम जनरेट नहीं होता है। तो मैं आपको क्यों ऐसे बोलूंगा कि ये मत करो? आई एम अ फन लविंग पर्सन, आई वुड लव इफ यू जस्ट कीप जोकिंग। 1.5 घंटा स्टैंड अप कॉमेडी कर लो मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप आओगे उसके बाद, है ना। अब तो इतना तो बस ही नहीं लेता होगा यार, 1.5 घंटा का 1500 रुपया, टू एक्सपेंसिव नहीं। और उतना अच्छा जोक है भी नहीं मेरा। सो प्लीज फोकस करें, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपको। आप दिक्कत में, और मैं ये आपको बता रहा हूं, ये मोस्ट प्रोबेबली होता है जब आप दोनों क्लास साथ में करते हो, आपका मन नहीं करता है, तो आप मेरे को रिक्वेस्ट करो, मैं बना दूंगा बैच यार, पर आप डिसरप्ट मत करो। एनीथिंग आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। घर जा रहे हो? ऑल द बेस्ट, जी जान लगा देना, हमेशा है। आओ सामने आओ। अरे यार ये खोलना पड़ेगा ना, बहुत झमेला है। एक सेकंड सुनो ना, ये तीनों ना ऐसे बोल नहीं सकते हैं, पर ये लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं। वी कैन, आई कैनॉट यूज द वर्ड फेवरेट, ठीक है। तो आप लोग भी ना, क्योंकि जूनियर्स है, ये लोग के लिए प्रे करना कि ये लोग का एग्जाम गजब का जाए।
You are my role model in terms of body weight. This is your teacher, guys, teaching body shaming. Just so Are you saying that your body is worth shaming? All the best. counts. I want Ashirwad. You have my Ashirwad always. Yeah. No. Come on, man. Always, bro, always. RKC forever. Always. Yes. We will what? Demotivate. We will make you demotivate. Okay. जरूर. हाँ, वो छोड़ नहीं पा रहा है मेरे को. ये लोग 3 जन हैं, मात्र 3 जन, ठीक है, जो रोज आया है सीबीएसई अकाउंट से, और कोई नहीं आया. हाँ, कुछ नहीं, ये लोग मेरे को बाय नहीं बोल पा रहा है. आके 2 घंटा दे वेंट टू फूड बडीज. ये लोग मेरे को छोड़ नहीं पा रहा है. ये लोग रोज आ जा रहा है. कल भी आएगा, देखना, कल भी एग्जाम खत्म होने के बाद भी आएगा. हाँ, तुम रो रही हो. डोंट क्राई ईशानी, आई एम नॉट डाइंग. हाँ, हो चुका है 11 में. So anything out of, bye bye, all the best. Please let me know कैसा आता है एग्जाम. I will be eagerly waiting and I will be praying for you. बहुत अच्छा जाएगा. I promise you it is going to be your best paper. So compensation of employees में पहला exception जो हम लोग नहीं लेंगे, that would be anything out of love and affection. But I have to mention, a lot of students think, especially in Calcutta, this is a Calcutta thing, right? That bonus is out of love and affection. Problem क्या है ना, ये बंगाल का educated issue है. बोनस इज इक्वल टू बख्शीश. ओ दीदी पूजोर बोनस देवें ना. बोनस इज नॉट इक्वल टू बख्शीश इन रियल लाइफ. बोनस आई थिंक इज द मोस्ट directly linked to work. If you achieve a target, then you get a bonus. There is nothing love and affection about a bonus. It is rightfully earned by the person, only then you get a bonus. So क्या होगा ना, एग्जाम में लिखा रहेगा बोनस सीओई का पार्ट है कि नहीं है, या सम आएगा. जहां आपको मन करेगा बोनस हटाने का, क्योंकि आपको बचपन में सुना होगा दिवाली में आप दीदी बोनस दिन, और आप बोलेंगे आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन हम बोनस. नहीं है वो बोनस, वो बख्शीश है, वो लव एंड अफेक्शन है. उसको बोनस बोलते नहीं है, खाली बंगाल में बोलते हैं और कहीं नहीं बोलते हैं. बोनस इज अ लेजिटिमेट पार्ट ऑफ योर सैलरी. And in certain big companies, you will not believe it is already pre-decided whether you achieve it or not. So it is definitely a part of salary, COE. बस इसके नीचे लिख दीजिएगा anything out of love and affection के. Bonus not love and affection. ठीक है, बस छोटा सा नीचे लिख दीजिए, bonus is not love and affection. प्रतीक, द सेकेंड थिंग दैट यू नीड टू एक्सक्लूड फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ सीओई, क्योंकि हमको ये देखना है कि सीओई में लेना क्या है. पहले ये बात कर ले माहित, लेना क्या है. वॉट एवर द एम्प्लॉयर गिव्स टू द एम्प्लॉय, वॉट एवर, जिस नाम से, सिवाय 5 चीज. लव एंड अफेक्शन से नहीं होना चाहिए. दूसरा चीज नहीं होना चाहिए इज रीइंबर्समेंट्स. सो इमेजिन करते हैं मेरी एम्प्लॉय है वंशिका. मैं वंशिका को एक काम दिया, बोला वंशिका यहाँ पे जाना, मेरा एक पार्सल है, प्लीज़ ले आना. सो शी वर्क्स फॉर मी फॉर सपोजिटली, मान लीजिए उनका सैलरी वैलरी सब है, एंड शी इज़ डूइंग अ वर्क फॉर मी. तो वो गई, उबर ली, 100 रुपया लगा, वापस आई, बोली ये लीजिए भैया आपका पार्सल. मैं बोला वंशिका कुछ खर्चा हुआ तुम्हारा पर्सनली? बोला हाँ भैया 100 रुपया लगा. तो मैं 100 रुपया दे दिया. बच्चा बोल रहा है वॉट एवर द एम्प्लॉयर गिव्स टू द एम्प्लॉय के डेफिनेशन में तो आता है. मैंने दिया कि नहीं दिया 100 रुपया? तो क्या ये सीओई का पार्ट बनेगा? द आंसर इज बेचारी वंशिका को तो कुछ मिला ही नहीं. वो तो उबर वाले को 100 रुपया मिला वाया मी, बट पेड बाय वंशिका फर्स्ट. यू अंडरस्टैंड व्हाट इज रीइंबर्समेंट? कैसे सर? हाँ हाँ, वो सर्विस का मजा कौन ले रहा है? मजा कौन ले रहा है? पार्सल किसका था? आप बोल रहे हैं कि वंशिका को उबर में बैठ के जाने में मजा आया.
इसलिए उसका नहीं 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 रे, काम के लिए लगा ना, उतना भी कंफर्टेबल नहीं है उबर कि चलो आज मजा करके आते, कहाँ जाना है उबर में बैठ जाएंगे, नहीं ना। पर वो तो सर आपको हम दे रहे हैं एज अ सर्विस, एज अ पार्ट ऑफ योर वर्क, ये तो हम आप एक्चुअली उबर वाले को दे रहे हैं, फॉर नथिंग दैट यू गॉट द बेनिफिट। बिफोर एनी थीफ आस्क दिस क्वेश्चन आई विल एड्रेस इट। भैया लगा था 100, वंशिका 150 मांग ली, क्या 50 रुपये? नहीं, इलीगल आइटम नेशनल इनकम में नहीं आता है ना। तो अपने अंदर का चोर को रोकिए, है ना। कोई ना कोई तो पूछता है यार, हम इतने साल से पढ़ा रहे हैं हर बार, भैया 100 लगा था, वंशिका आपको 150 बोली, तो 50 रुपया क्या वो सीओई में नहीं। इलीगल चोरी कोई भी नेशनल इनकम में नहीं आता है, अग्रीड है। सो द सेकेंड एक्सेप्शन इज रीइंबर्समेंट। अ लॉट ऑफ पीपल confuse this Divisha with travel allowance. Travel allowance is not a reimbursement. You know what is a travel allowance? Because Mahit is an employee, he runs a lot, and for his running around, I am compensating him as an allowance. I am not giving him Uber money. I am saying, sir, thank you for running around and doing deliveries. Aapka 20,000 rupees is because you are traveling, so therefore I am giving you a traveling allowance. I am not saying that this is for your Uber money. That is reimbursement. Thank you for running around, thank you for traveling, and for the traveling services, I am going to give you an allowance. This is not reimbursement. So is it out of love and No, not at all. That is a legitimate part of your salary. पर से ट्रैवल करेगा उसका भी तो एक्सपेंस है। वो हम reimbursement अलग से देंगे उसको, जो सीओई में नहीं आएगा। हाँ, अब वो ट्रैवल करे ना करे, ज्यादा लगे कम लगे, उसको उतना अलाउंस मिलेगा। इट इज फॉर हिम टू वर्क। डिलीवरी गाइस का तब तो सब ट्रैवल अलाउंस सैलरी होता है ना, स्विगी उसको ट्रैवल अलाउंस के नाम पे देता होगा, पर है तो उनका सैलरी। पहला और बाद का बात नहीं है रे। इट्स नॉट अबाउट दैट आई एम गिविंग 100 रुपीज टू वंशिका फॉर उबर मनी. I am saying this is 10,000 rupees Vanchika because you will be traveling every day. This is the compensation for your traveling. Because you will be giving time to me. Because suppose एक accountant को मैं पैसा दे रहा हूँ, is that reimbursement? But अगर मैं किसी को बोल रहा हूँ मेरे लिए भाग दौड़ कर, would that be reimbursement? It's a salary. Traveling allowance is not a part of a reimbursement. Giving money for someone to travel to and fro is reimbursement. यहाँ से उधर जाने का पैसा दे दिया, that is reimbursement. लेकिन giving somebody an allowance, that is not reimbursement. क्लियर है? तो इसके नीचे भी लिख लीजिएगा, ट्रैवल अलाउंस इज नॉट रीइंबर्समेंट. जैसे लव एंड अफेक्शन में बोनस का ट्रिक था, ये लोग ट्रैवल अलाउंस दे के आपको थोड़ा ललचाएगा कि मत लो, आप मतलब स्टर्न रहना. क्लियर है? तीसरा चीज जो आप नहीं लेंगे, जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देगा, वुड बी लोन टू एम्प्लॉई. ऋषित, आप मेरे एम्प्लॉई हैं सपोज, और आप आके बोलते हैं भैया मेरा अगले महीने बहुत बड़ा कुछ खर्चा आने वाला है, हमको 5 लाख रुपया लोन चाहिए. क्या ये वॉट एवर द एम्प्लॉयर गिव्स टू द एम्प्लॉय के डेफिनेशन में फिट हो रहा है कि नहीं? वॉट एवर द एम्प्लॉयर गिव्स टू द एम्प्लॉय में, तो बच्चा बोलेगा एसईओ ही है, पर वो एक्सेप्शन में डाल दिया गया. एग्जैक्टली तो इनकम तो है ही नहीं. आज अगर मैं 5 लाख रुपए दूं और बोलूं कि तुम वापस करो, तो वो कमाया कैसे है? इंटरेस्ट कौन किसको देगा आदित्य? यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं एम्प्लॉयर गिविंग टू एम्प्लॉय. ब्याज तो वो पे करेगा हमको, समझ रहे हैं ना? तो यहां पर हमको ये जानना है कि मेरा एम्प्लॉय का सैलरी कितना है. जब हम सैलरी स्लिप देखेंगे, आप में से किसी का भाई, बड़ा भाई है या बड़ी बहन? क्योंकि मम्मी पापा को जाके नहीं बोल पाएंगे पापा सैलरी स्लिप दिखाओ, एक खींच के पड़ेगा, मेरा सैलरी स्लिप देखेगा इतना बड़ा हो गया है. अरे नहीं पापा, बस सीओई कैलकुलेट करना था, वो नहीं समझेंगे पापा. बड़ा भाई बड़ी बहन को बोलना कि आज नेशनल इनकम पढ़ रहे थे, भैया बता रहे थे एक तो सैलरी स्लिप होता है, या बोलना कि जो इनकम टैक्स में फॉर्म 16 भरते हो वो देख सकते हैं क्या, अमाउंट छुपा देना, इज्जत पे लग सकता है किसी का.
तो आप बस बोलना कि एक बार देखना है, और उसमें देखना कितना 36 प्रकार का सैलरी है। मतलब ऐसा ऐसा नाम जो आप सुनेंगे ही नहीं, कभी लाइफ में नहीं सुने होंगे, येट वो सैलरी है। ध्यान इधर, सैलरी क्या नहीं है? अगर लव एंड अफेक्शन में है, रीइंबर्समेंट है, और अगर अपना एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को लोन देता है, डुएबल है। लास्ट नहीं, सेकेंड लास्ट, आउटसाइडर कॉम्पनसेशन। तो मान लीजिए वर्णिका मेरी एम्प्लॉय है, बहुत सॉलिड एम्प्लॉय है, काम कर रही थी, एक दिन ऑफिस आई नशे में काम करते करते मशीन में हाथ घुसड़ दी, ये वाला हाथ कट गया। उसके बदले इंश्योरेंस कंपनी इनको 12 करोड़ रुपया दी है। क्या ये सैलरी में आना चाहिए? पहला तो सवाल भाई, प्रोडक्शन क्या है? हाथ कटा है, प्रोडक्शन तो नहीं हुआ है। आप बोलेंगे नहीं नहीं कुछ नहीं, और दूसरा एम्प्लॉयर तो दिया ही नहीं। एकदम नहीं आता है सर, एकदम नहीं आता है। 100 सर, वो होता है जानते हैं, केबीसी का पैसा टैक्सेबल होता है, लॉटरी इनकम टैक्सेबल होता है, शेयर मार्केट में 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और 15% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देते हैं। लॉटरी इनकम में 36% टैक्स देते हैं। कहां लेते हैं नेशनल इनकम में? 50,000 के ऊपर गिफ्ट एक्सेप्ट किए हो किसी से, उस पे टैक्स देना पड़ेगा तुमको। नहीं तो हम क्या करते, सारा बच्चा को क्या बोलते, फीस मत दे भाई, गिफ्ट दे। इनकम टैक्स अथॉरिटी को क्या जरूरत है पकड़ने का? हमको वंशिका फीस थोड़ी ना देती है, प्यार से गिफ्ट देती है, 2200 रुपया महीना, कि भैया व्हाट अ टीचर, टेक अ गिफ्ट। किसी को तो टैक्स ही नहीं देना पड़ता फिर। पर अगर आप उसको गिफ्ट के दायरा में लेंगे तो नेशनल इनकम में तो नहीं आएगा, पर आया ना, टैक्सेबल स्टिल है, यही ध्यान दो, ठीक। तो एनी आउटसाइडर कॉम्पनसेशन like insurance claims will not be a part of COE for two reasons. One, what Prateek said, the employer didn't even give, it was an LIC who paid. And secondly, there was no production. Last वाला थोड़ा टफ है पर बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये आपको मैं बताना चाहूँगा, ये जितने भी बच्चे पार्टनरशिप वाले हैं, ये 1, 2, 3 क्लास में आपको ये मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी इसकी पढ़ाऊँगा। जिनका फंडामेंटल चालू किए हैं, कौन कौन है पार्टनरशिप बैच में, हाथ उठाएं। करेक्ट। तो आपको ये अकाउंटिंग भी इसकी सीखेंगे आप, ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। सो होता क्या है, मान लीजिए रिदम, बात मत कर प्लीज, मान लीजिए रिदम जो है वो एम्प्लॉय है, एंड उनका सैलरी का पैकेज जो है वो मान लीजिए 12 लाख 13 लाख रुपया है सालाना, सपोज। तो पहले तो ये इस्टेब्लिश्ड है, हाँ या ना, कि रिदम को 13 लाख रुपया घर ले जाने नहीं मिलता। एक तो पहले टैक्स कटता है, उसके बाद टैक्स कट कुटा के मान लीजिए अगर उसको 10 लाख कैश में भी आता है, मान लो बैंक में, रिदम को 10 लाख तब भी नहीं मिलेगा। हुआ क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये रियलाइज किया कि बिजनेसमैन वाला लोग का ना कोई रिटायरमेंट एज नहीं होता है। जैसे आज मेरे पापा, मेरी मम्मी सब 60 अप है, पर उनको कोई बोल नहीं सकता कि रिटायर करो। बीके बिरला सर, जैसे अगर आप कोई बिरला स्कूल में पढ़ते हैं, तो जो बीके बिरला सर थे वो 92 ईयर्स की उम्र तक ऑफिस जाते थे। इनफैक्ट द डे ही पास्ट अवे, उससे एक दिन पहले वो ऑफिस गए थे एट 92। मेरा पॉइंट क्या है, सो यू विल नॉट बी stranded for income at an old age because your business will still survive. But with a job there comes a very big problem. Though there are benefits of job like security, but after 60 years you will have to retire, and sometimes you get an extension until 65 in some companies. So the government has made a mandatory saving called PF, Provident Fund. उन्होंने बोला, मान लीजिए देवांश ना, देवांश आपका एम्प्लॉय है, उसका सैलरी 1 लाख रुपया है, आप उसका 20,000 रुपया काट कर उसको पैसा दो, 20 साल बाद 20,000 इंटू 12 पर मंथ इंटू 20 ब्याज के साथ उसको पे करो। अब आप बोलेंगे भैया इसमें देवांश का क्या फायदा, रिटायरमेंट करते समय एक लंपसम अमाउंट मिलेगा उसको, अब उससे उसको अपना बिजनेस करना है, एफडी करना है, जो करना है उसका एक पर थोड़ा सा सोर्स
सेटल हो गया उसका। अब उसको वो डुबाएगा कि उगाएगा वो उसके ऊपर है, पर उसके पास एक चांस आ गया और कोई चैरिटी नहीं हुआ उसके साथ, उसी का पैसा वो निकाला नहीं। एम्प्लॉई का पैसा एम्प्लॉयर रख लेगा और ब्याज के साथ पे करेगा।